हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड प्रोग्रामिंग। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने इसी सीरीज़ में हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप स्विच स्टेटमेंट के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले सवाल यही है कि हम स्विच स्टेटमेंट को कब यूज करते हैं। जब हम कोई कोड लिखते हैं या कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें कई स्टेटमेंट होते हैं और हर स्टेटमेंट के साथ कोई ना कोई कंडीशन होती है। और जब हमें इन सारी स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना हो तब हम स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इस काम को हम एल्स इफ लैडर की हेल्प से भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट की क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी कभी हमारा कोड बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और यदि हम उसमें एल्स इफ लैडर का यूज़ करेंगे तो हमारा कोड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और हम उसको रीड नहीं कर पाएंगे। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब स्विच स्टेटमेंट के सिंटैक्स को समझते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने कोड के अंदर स्विच कीवर्ड को लिखना है और उसके बाद आपको कोई एक एक्सप्रेशन लिखना होगा अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, और प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर केस बनाने हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर केस के बाद आपको कोलन यूज़ करना है और उसके बाद आपको स्टेटमेंट लिखनी है और उसके बाद आपको ब्रेक कीवर्ड लिखना है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट कीवर्ड भी लिखा हुआ है। ये एक ऑप्शनल होता है। इसका यूज ये होता है कि जब आपकी कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो ये डिफ़ॉल्ट कीवर्ड अपनी स्टेटमेंट को आउटपुट में प्रिंट कर देगा। तो चलिए दोस्तों, स्विच स्टेटमेंट को हम प्रैक्टिकली एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। और यदि आपको इस कोड को समझने में कोई प्रॉब्लम आए या आपको कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कोड समझ आ गया होगा और आपका जो स्विच स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। तो पहले पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट ये है कि आपको केस बनाते वक्त
कोई भी फ्लोट वैल्यू यूज नहीं करनी है और ना ही कोई बुलियन एक्सप्रेशन को यूज करना है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट ये है कि आपके जो केस हैं वो अलग अलग होने चाहिए, मतलब कोई दो केस सिमिलर नहीं होने चाहिए। थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट में ये है कि आपको हर स्टेटमेंट के बाद ब्रेक कीवर्ड का यूज करना है। और फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट में जो आपका जो डिफ़ॉल्ट केस होता है वो एक ऑप्शनल होता है, मतलब जब आपकी सारी स्टेटमेंट्स फॉल्स हो जाती हैं तब डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में जो लिखा होता है वो आउटपुट में प्रिंट होता है। दोस्तों अब बात करते हैं नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट के बारे में, और इसके सिंटैक्स को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि इस स्टेटमेंट को यूज़ कब करना है। और नेस्टेड का मतलब ये होता है कि एक लूप के अंदर दूसरी लूप का होना। जब हमारे पास एक कंडीशन होती है और उसके दो केस पॉसिबल होते हैं तब हमें इस स्टेटमेंट का यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल a ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो यहाँ पर एक कंडीशन है और इसके दो केस पॉसिबल हैं, a इज़ ग्रेटर देन b, a इज़ इक्वल टू b। सेम यहाँ पर है, जैसे कि एक स्विच एक्सप्रेशन के अंदर दो केस पॉसिबल हैं, जैसे कि केस 1 और फॉर एग्जांपल केस 2, और उसके बाद केस 1 के अंदर स्विच एक्सप्रेशन 2 है और उसके बाद स्विच एक्सप्रेशन 2 के अंदर भी केस पॉसिबल है। जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो तो उस केस में हमें नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करना है। तो चलिए दोस्तों इसे हम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप ये स्विच स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट भी समझ गए होंगे। और यदि आपको कोई डाउट है तो डाउट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।